हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल MMSC MKP में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को SST का जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। हम आपको इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? फर्स्ट चैप्टर, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जैसे में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। दोस्तों, यदि पूछा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है कि मिश्रित क्या पूछा जा रहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब होता है जिसमें उत्पादन का जो मालिक है, वो यानी सरकार और साथ ही साथ निजी आदमी का मालिक होता है। तो उसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया हो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का मालिक निजी व्यक्ति के भी हाथ में हो और प्राइवेट व्यक्ति के भी हाथ में हो। जैसे में अगर हम बात करें स्कूल की, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्कूल की। तो दोस्तों, स्कूल का मालिक निजी व्यक्ति भी होता है। कैसा व्यक्ति होता है? निजी व्यक्ति भी, और साथ ही साथ सरकार के भी अंडर में स्कूल रहता है। तो यहाँ पर कौन सा अर्थव्यवस्था हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब उसके बाद से हम आपको बताएंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। समाज में जो भी आर्थिक क्रिया होता है, समाज में जो भी आर्थिक क्रिया समाज में यानी सोशल में जो भी आर्थिक क्रियाएं होते हैं, उन सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को ही हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। दोस्तों, अर्थव्यवस्था का इंग्लिश नाम क्या होता है? इकोनॉमिक्स। क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। अब हम आपको बताएंगे, थर्ड पॉइंट है कोर बैंकिंग प्रणाली। कंप्यूटर सुविधा से लैस ऐसी बैंकिंग प्रणाली जिसमें मुद्रा का हस्तांतरण इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के माध्यम से देश विदेश के किसी खाते में किया जा सकता है। कोर बैंकिंग प्रणाली हम आपको क्या बता रहे हैं दोस्तों? कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सिस्टम। इसका मतलब ये होता है देश विदेश के किसी भी कोना से एक अकाउंट से अगर दूसरे अकाउंट में नेट के माध्यम से, किसके माध्यम से? नेट के माध्यम से जो मनी ट्रांसफ़र किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? कोर बैंकिंग सिस्टम। अब उसके बाद से हम आपको बताएंगे डेबिट कार्ड। उसके बाद से हमको क्या बताएंगे? क्रेडिट कार्ड। समझिए, इस कार्ड के आधार पर हम कुछ शर्तों के साथ साथ अल्प समय के लिए अतिरिक्त मुद्रा निकाल सकते हैं। महानगरों में रेलवे रिजर्वेशन, विभिन्न भुगतानों एवं खरीदारी हेतु इसका सर्वाधिक प्रचलन है। क्रेडिट कार्ड मतलब ये होता है कि आप कुछ नियम के आधार पर, आप कुछ रूल के आधार पर कम समय में आप चाहे तो मतलब लेस टाइम
लेस टाइम में आप चाहे तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा मनी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे डेबिट कार्ड क्या होता है। हम आपको क्या बताएंगे? डेबिट कार्ड। तो इसके द्वारा बैंक में इसके द्वारा बैंक में जमा पैसों की निकासी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे में हम लोग पास जो एटीएम कार्ड होता है, कौन सा होता है जी? एटीएम कार्ड। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि उस एटीएम कार्ड पर डेबिट कार्ड लिखा रहा होता है और उस डेबिट कार्ड से हम क्या कर लेते हैं? पैसा निकाल लेते हैं। तो डेबिट कार्ड आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको बताएंगे मुद्रा प्रणाली। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले में मुद्रा प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए मुद्रा प्रणाली क्या होता है, आप इसको समझिए। जैसा में क्या हुआ कि हम आलू खरीदे, ठीक है, प्याज खरीदे, तो आलू और प्याज हम सामान लिए और सामान लेने पर हम इसके बदले हम मनी दिए। क्या दिए? मनी। मनी मतलब पैसा। तो इसको हम बोलेंगे मुद्रा प्रणाली। इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे? मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली मतलब क्या होता है कि सामान लेना और सामान के बदले पैसा देना। सामान लेना, सामान के बदले पैसा या मुद्रा देना, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुद्रा प्रणाली को कहते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे एटीएम के बारे में। किसके बारे में? एटीएम। दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला पॉइंट है प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण। प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण तो समझिए दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि, खनन, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, वानिकी इत्यादि, ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र परिवहन, उद्योग, निर्माण एवं विनिर्माण, गैस एवं विद्युत उत्पादन, ये किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र। तृतीयक या सेवा क्षेत्र परिवहन, बीमा, बैंकिंग, संचार, डाक, अस्पताल, एटीएम इत्यादि, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसको हम आपको ऐसे समझा सकते हैं, 3 प्रकार के क्षेत्र होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्सरी। तीसरा क्या होता है? टर्सरी। जो एग्रीकल्चर है, मतलब जो एग्रो, वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। अब हम यदि बात करें, जैसे में उद्योग हो गया, प्रोडक्शन की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये हो जाता है सेकेंडरी। सेवा की बात किया जाए, सेवा जैसे में बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी मतलब क्या होता है? हम आपको क्या बता रहे हैं? प्राइमरी। दोस्तों प्राइमरी मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब होता है एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद से कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर। जैसे में परिवहन हो गया, उद्योग हो गया, निर्माण हो गया, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद से टर्सरी यानी तृतीय। तो तृतीय मतलब क्या होता है? सर्विस से रिलेटेड बात है। सर्विस जैसे में आप समझ सकते हैं, टीचिंग भी हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है, एटीएम हो सकता है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? टर्सरी, दैट मीन्स तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको बताएंगे आर्थिक क्रिया क्या होता है। हम आपको क्या बताने वाले हैं? आर्थिक क्रिया क्या होता है। वे सभी कार्य, यहाँ पे क्या लिखे? वे सभी कार्य जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया क्या होता है कि वे सभी कार्य जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। कुछ और आपको पॉइंट्स बता रहे हैं जो जानना बहुत आपको ज़रूरी है।
जैसे में विकासशील अर्थव्यवस्था को तीसरा संसार अथवा दक्षिण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत जो देश है, हम लोग का जो भारत देश है वो विकासशील देश है। कैसा है जी? विकासशील देश। ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा कम डेवलप है। ये धीरे धीरे डेवलप की तरफ बढ़ रहा है। तो जो देश धीरे धीरे डेवलप की तरफ बढ़ता है उसको बोलते हैं विकासशील। क्या बोलते हैं? विकासशील। अगर हम बात करें अमेरिका की, किसकी बात करें? अमेरिका की, या सिंगापुर की बात करें, तो अमेरिका और जो सिंगापुर है ये कैसे कंट्री है? डेवलप कंट्री है। अगला पॉइंट अगला पॉइंट क्या है जी? अगला पॉइंट आपका ये है, राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसी संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक जो राज्यों की सरकारों एवं योजना आयोग के मध्य तालमेल स्थापित करता है। अगर बात किया जाए नेशनल काउंसिल मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो एक ऐसा संस्था है जिसके अंतर्गत राज्यों यानी स्टेट और केंद्र यानी सेंटर, इसके बीच तालमेल बनाए रखता है। ये किसका काम है? राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है। अगली बात, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ। अगर बात किया जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 के हुआ था। सतत विकास में वर्तमान पीढ़ी एवं भावी पीढ़ी दोनों के विकास का समान ख्याल रखा जाता है। अब हम आपको बताएंगे सतत विकास क्या होता है। सतत विकास, तो देखिए, ऐसा विकास मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में देखकर किसी भी सामान का यूज़ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास मतलब क्या होता है? तो सतत विकास मतलब होता है, जैसे में पानी हो गया, अगर पानी को हमको यूज़ करना है तो फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं ना कि आज नहीं तो कल पानी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, सही वे से पानी मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए पानी का हमको सही तरीक़ा से यूज़ करना चाहिए। यानी फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों देखकर जो काम किया जाता है, जो विकास किया जाता है, उसको बोलते हैं सतत विकास। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि 1951 से 1956 और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो 2007 से 2012 था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय मतलब योजना होता है, इसमें 5 साल के लिए लिया जाता है। पंच मतलब कितना होता है? 5 होता है। इसमें कुछ टारगेट सेट किया जाता है और उस टारगेट को हमें 5 सालों में कंप्लीट करना रहता है, तो इसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। किसके समय में स्टार्ट हुआ था? तो जवाहरलाल के समय में स्टार्ट हुआ था। किसके समय में स्टार्ट हुआ था? जवाहरलाल के समय में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। और प्रथम हम किसकी बात करें? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक? 5 साल इसमें जोड़ दी 56 हो जाएगा। और 11वां हुआ था 2007 से, कहाँ तक चला? 2012 तक। तो 12वां कितना हो जाएगा? 2012 से 2017 हो जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को।
निम्न में से कौन सा क्षेत्र कहा, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। किसको? बिहार में किसकी प्रधानता है, तो दोस्तों बिहार में एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा प्रधानता है। रेल बजट को किस वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया था, 2017-18 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब चालू किया गया था, दोस्तों 11वीं आपको अभी बताएं हम कि 11वीं चालू किया गया था 2007 से 12, तो 12वीं 2012 से 17। सामान्यतः किसी देश के विकास का दर, किसी देश के विकास का दर किस पर आधारित किया होता है, तो किसी देश के विकास का दर प्रति व्यक्ति आय, लिटरेसी रेट और स्वास्थ्य की स्थिति सभी पर डिपेंड करता है। बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना था, बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार 10,38,04,637 था। बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक क्या है, तो दोस्तों बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक बाढ़ है। उसके बाद से क्वेश्चन 8, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था, 1951 में। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो दोस्तों भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। कैसा है जी? मिश्रित, यानी इसमें निजी और प्राइवेट दोनों तरह का जो स्वामित्व होता है इसमें पाए जाते हैं। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो दोस्तों इसमें होगा आपका सेवा क्षेत्र। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो किसका है जी? सबसे ज़्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसे पिछड़े राज्य कहा जाता है, दोस्तों पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। अच्छा, अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में नीति योजना आयोग या नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो भारत में 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में हुआ था। दोस्तों ये मोदी जी अनाउंस किए थे कि पहले भारत का योजना का नाम था योजना आयोग, लेकिन इसको बदल कर क्या कर दिए? नीति आयोग। हालांकि नाम बदलने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, दोस्तों तृतीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, दोस्तों उद्योग क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना था? 121 करोड़ था। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? 121 करोड़। वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितना है? 73.39। वर्तमान में यानी अभी हाल फिलहाल में जो बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? 73.39 है। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था, तो बिहार प्रांत का गठन 1912 में हुआ था। दोस्तों बहुत पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों एक में थे। सबसे पहले बिहार और उड़ीसा अलग हुए। कब अलग हुए? तो 1912 में हुए थे। उसके बाद से उड़ीसा बिहार से 1936 ईस्वी में हो गया था। यानी अगर बात किया जाए कि बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। अब उसके बाद से हम आपको बताएंगे कि बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत या आधार क्या है? कृषि है। क्या है जी दोस्तों? कृषि है। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रिया जीविका अर्जन। दोस्तों ज़िंदगी जीने के लिए ही हम लोग काम धाम करते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितना रुपया है? तो 28,000 प्रति वर्ष है। कितना है जी? 28,000 प्रति वर्ष। भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो पर ईयर कितना साल है? 28,000 रुपया है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में यहाँ पर दिया है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था?
50 में। अगर बात किया जाए पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। उसके बाद से अब हम आपको बताएंगे, ये तो आपका कौन सा हो गया, अगला क्वेश्चन नंबर 23। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो क्या था जी? 2007 से 12 था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो व्यावसायिक बैंकों 1969 में। दोस्तों बैंकों का, कमर्शियल जो बैंक हैं, कौन सा बैंक है? कमर्शियल। तो कमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो सकल घरेलू, दैट मीन जीडीपी भी है, पर कैपिटा इनकम भी है, आर्थिक कल्याण का आधार भी है, दैट इज इनमें से सभी हो जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली शहरी लोगों की कैलोरी कितना होता है? तो 2100 कैलोरी होता है। दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों का कैलोरी 2100 होता है, और जबकि गांव के जो लोग होते हैं उनका कितना होता है? 2400 होता है। गांव के लोगों का कितना होता है? 24। अभी इस क्वेश्चन को मैं बता दी हूँ। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। दोस्तों अगर जनसंख्या वृद्धि होगा तो आर्थिक विकास क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन से हैं? तो सब होगा, जीडीपी भी होगा, पर कैपिटा इनकम में ही होगा, आर्थिक कल्याण का आधार भी होगा, दैट मीन इनमें से सभी। उसके बाद से मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 126 है। ये पहले का है दोस्तों। हालांकि अभी जो है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान अभी 130वां है। अभी कितना? 130वां है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों शिक्षक को अपने पुत्र द्वारा पढ़ाना अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र को पढ़ाते हैं तो उनको उससे पैसा नहीं मिलता है, बल्कि शिक्षक लोग जो होते हैं अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए उसको क्या देते हैं? पैसा देते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इनमें से भारत सरकार का कौन सा केंद्रीय बैंक? आरबीआई है दोस्तों। कौन सा बैंक है? आरबीआई है। अब उसके बाद से हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास का जो परिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन से होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अगला है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो दोस्तों जाहिर सा बात है, कंप्यूटर। उसके बाद से वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका कुल सदस्य कितना है जी दोस्तों? इसका कुल सदस्य 162 है। कितने हैं? 162 है। ठीक है दोस्तों। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों भारत को सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। सर्विस सेक्टर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। पहला मानव विकास, ये बहुत आगे चला गया। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? तो भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट को शॉर्टकट में बोलते हैं HDI। क्या बोलते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने लोग साक्षर थे? 63.82। कितने थे? 63.82। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। उसके बाद से बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है जी? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? शिवहर है। सैंतालीस नंबर, बिहार का लिंगानुपात क्या है? बिहार का सेक्स रेशियो, दैट मीन्स लिंगानुपात है 916:1000। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1000 बॉयज़ के लिए 1000
बॉयज़ के लिए कितना लड़की है अवेलेबल है लोग, 916 लड़की अवेलेबल है लोग। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है, तो नियोजन को दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है, नियोजन को दिया जाता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए उचित सूचकांक क्या है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। आर्थिक विकास की माप के लिए एक उचित सूचकांक क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद से बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है, तो बिहार में मानव विकास को जन आंदोलन के रूप में दिया गया है।